दूसरा, अगर सैनिक माना जाए तो ये मज़दूर हैं, इन्हें भी एक सैनिक की तरह मानी जाए। मौत आएगी तो हम अपने घर पे ही मरेंगे, वापस पलटकर ऐसे शहर नहीं आएंगे जहां इंसान की कदर नहीं है। हर चीज़ से वो लगे होते हैं आपके साथ। आज उन मज़दूरों को, उन गरीबों को आपकी ज़रूरत है तो आप कहाँ हैं? एक इंसान की तरह सोचो और उन सभी लोगों के लिए वो कदम बढ़ाओ जो इंसानियत में सबसे ऊंची लिखी जाएगी। नमस्कार, मैं रितेश महतो। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष। आज हम आपको ऐसा शख्स से मिलाने की जो कोशिश कर रहे हैं जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हर गरीबों की वो आवाज़ बन चुके हैं और गरीब भी उन्हें आवाज़ बनाकर सरकार के प्रति खड़ा कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद खालिद अज़म की। पिछले भी कई बार ऐसे हमारे चैनल के द्वारा उनकी खबरें को दिखलाई गई है। शुरुआती लॉकडाउन के वक्त से ही वो गरीबों की आवाज़ बनकर उनकी मदद के लिए तत्पर हैं। अभी तक लगभग लॉकडाउन 1 to 3 के बाद लगभग लॉकडाउन 4 में लगभग 8,000 घरों में उन्होंने राशन पहुंचाया है और वो उनका जो पहुंचाने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही अनोखा है। तो चलिए सभी बातों से हम बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले हमारे इस खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा सा सवाल है कि प्रवासी मजदूरों के ऊपर देखा जा रहा है कि अन्य राज्यों में 28 लाख मजदूर जो है वो फंसे हुए हैं। आंकड़ा जो है उसे काफ़ी अधिक भी हो सकती है क्योंकि सरकार शुरू से आंकड़ों को छिपाने की कोशिश की है। तो ऐसा क्या कारण रहा है कि जिसमें बिहार के 28 लाख लोगों मजदूरों को अन्य राज्यों में जाकर के काम करने में मजबूर हैं? इसमें सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग मज़दूर बोलते हैं ना, इस शब्द को बदलना होगा। इस देश में एक ऐसा जो सैनिक बोले, जो बॉर्डर पे हमारे लिए रक्षा कर रहे हैं। दूसरा, अगर सैनिक माना जाए तो ये मज़दूर हैं, इन्हें भी एक सैनिक की तरह मानी जाए, क्योंकि यही लोग आज जो मेट्रो सिटीज़ है, जो आज हंसती और खिलखिलाती है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनती हैं, इन सभी में सबसे बड़ा योगदान इनका रहता है। इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ इनकी मजदूरी से मत जोड़िए, इनकी जो मेहनत और लगन रही है। आज ईमानदारी से अगर देखी जाए तो हिंदुस्तान इन्हीं पे टिका हुआ, इन्हीं पे खड़ा हुआ है। लेकिन आज जो हालात बनी है ना, ये दर्दनाक है। इस दर्द को कोई भी महसूस नहीं कर पा रहा है कि जो लोग इतनी मेहनत करके हिंदुस्तान के हर कोने में, आज बिहार, यूपी या बंगाल के लोग जो इतने शहरों में जाकर, अलग अलग शहरों में, और इतनी अपने 100% देकर उस शहर को सुधारे हैं, चाहे वो रोड हो, बिल्डिंग्स हो, या जो भी चीज़ें बनती है, पुल हो, इस देश को आगे की तरफ ले जाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन ये विपत्ति की समय जो आई है, इसमें सारी की सारी सरकार की जो भी नीतियाँ आई हैं, इनसे खिलाफ ही गई है। इनके लिए कुछ भी नहीं किया गया है, तभी ये रोड पे आज दिख रहे हैं। और इनकी मौत के जिम्मेवार सीधे सीधे हम माने तो हमारे जो पद पे बैठे लोग हैं, उनको मैं ठहराना चाहता हूँ। इस लॉकडाउन के दौरान कई ऐसी तस्वीरें आई हैं मज़दूरों की जिनकी रोड पे मौत हो चुकी है, जिनके बच्चे भूखे हैं। इन सभी तस्वीरों से सर आपका मन क्या कुछ कहने को करता है? भाई, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, टेलीविज़न से जुड़े हुए हैं। जब उनकी हालात को देखते हैं तो दिल से बोलते हैं, बहुत रोते हैं। वो आंसू आँख से नहीं दिख सकती है, अंदर से रोते हैं कि हमारे भाई, आज जिन लोगों को, जो हमारे समाज के लोग हैं, चिन्हित लोग, जिनको चुनकर वहाँ बैठाती है, उस ख्वाहिश से, उस उमंग से बैठाती है कि ये विपत्ति के समय हमें और हमारे देश को आगे ले जाएंगे। लेकिन आज जो हालात उनकी हो गई है, माने जानवरों से भी बदतर हो गई है। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है, कुछ इस लॉकडाउन के वीडियोस देखिए कि अपने जो पेट्स हैं, उनके कुत्तों की इतनी सेवा कर रहे हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान के वैसे लोग जो उन गरीबों के लिए शायद कुछ कर सकते थे, उन पे थोड़ा भी सोच नहीं रहे हैं, और उन्हें लावारिस कुत्ते जैसे बोली जाती है। उस टाइप से जानवरों को, जैसे जो जानवर काटने के लिए होता है उसे मार दिया जाता है, या अनाज नहीं दिया जाता है, या भूखे छोड़ दिया जाता है, उस टाइप से उस पर किसी की ख्याल नहीं आ रही है। कोई भी व्यक्ति उनके ऊपर एक बार भी देख नहीं रहा है, चाहे हम हो या आप हों। उनके बारे में सोचने का भी समय नहीं रह गया। वो जैसे मन कर रहा है वो अपने तरीके से इतनी बड़ी दूरी, 2-2 हज़ार किलोमीटर की दूरियां तय करके, पैदल, रिक्शे से, गाड़ियों से वो आने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास खाने की सामान नहीं है। सबसे बड़ी चिंता की बात आज ये है कि जो मज़दूर हमारे देश को बनाते हैं, जो लोग हमें बनाए हैं, जिस जगह आप बैठे हुए हैं, ये सारी चीज़ें, इस घर की ईंट ईंट उन्होंने जोड़ी है, इस शहर को, इस देश को बनाया है, उन लोग की हाल आज ये है कि मतलब बयान नहीं कर सकते हैं कि किस स्थिति में वो लोग हैं।
और निबंधन की सर प्रक्रिया चालू हुई थी और लगभग 28 लाख मजदूर जो है निबंधन को कोशिश किए थे। उस 28 लाख मजदूर में आधे लोगों का रजिस्ट्रेशन जो है सर कैंसिल कर दिया गया। सरकार क्या सोच के सर ये रजिस्ट्रेशन लाई थी? क्योंकि मजदूर जब घर आ ही नहीं सकते हैं, वैसे रजिस्ट्रेशन का क्या फ़ायदा? इसको लेकर सर सरकार को क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं किसी को भी कुछ भी नहीं कहूँगा, बस ये कहूँगा कि हर व्यक्ति इंसान है। उनको दर्द नहीं समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति आज की तारीख में अनाज के लिए, जाने-आने के लिए उनको सुविधाएँ मुहैया करानी चाहिए थी, उसके ऊपर पूरी तरह से बैठकर टीवी के ऊपर मैं देखता हूँ या जो शब्द उनके निकलते हैं, शर्मनाक शब्द निकलते हैं। सिर्फ़ डिबेट्स हो रहे हैं, सिर्फ़ सरकारें अपनी अच्छाइयाँ गिनाने में है, विपक्ष उनकी बुराइयाँ करने के इसमें है। कोई ये नहीं कर रहा है कि सामने से खड़े होकर उन किसानों की इतनी बड़ी तादाद जो छुपाई जा रही है, आज भी रोड पे, आज पिछले महीनों दिन से देखिएगा वो मज़दूर जो इंतज़ार किए हैं पूरे 1 महीना कि सरकार को फॉलो किए हैं, उन्होंने बोला लॉकडाउन जिस जगह आप हैं उसी जगह रहें। लेकिन 1 महीने के बाद जब वो बेबस हो गए, किसी तरह की कोई भी उम्मीद उनके पास नहीं दिखी, तब वो निकलना शुरू किए और उन्होंने जब सुनते हैं उनकी बात, कुछ रिपोर्टर्स जब उनकी क्लिप लेते हैं, तो उनकी एक ज़बान निकलती है कि मौत आएगी तो हम अपने घर पे ही मरेंगे। वापस पलटकर ऐसे शहर नहीं आएँगे जहाँ इंसान की कदर नहीं है। ये अफ़सोस की बात है मेरे भाई। हर राज्य में लोग बैठे हैं, हर शहर में लोग बैठे हैं, इन्हीं लोगों ने चुनकर उन्हें बैठाया है। सर देखा जा रहा है कि अन्य राज्यों के मुताबिक जो प्रवासी मजदूर हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के आंकड़े में ज़्यादा बताए जा रहे हैं। अभी हाल में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जिसमें अपने शहर और अपने घर को जाते समय दुर्घटनाएं काफ़ी बड़ी हुई हैं। उसको लेकर सरकार अभी तक चुप्पी साधी हुई है। उनके परिवार को किसी तरह का सहायता नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर सर क्या कुछ कहेंगे आप? दावें बहुत सारी की जाती है, आज से नहीं। मैं जब से होश संभाला हूँ, मैं जब लोगों को देखता रहा हूँ न्यूज़पेपर्स में, टीवीज़ में, जब भी इलेक्शन आती है तो लोग बहुत बड़ी-बड़ी दावे कर देते हैं और उन दावों से हम लोग खुश हो जाते हैं और खुश होकर ये सोचते हैं कि इस बार ज़रूर हम लोग के लिए कुछ होगा, हमारे शहर के लिए होगा, हमें कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज बिहार को वहीं का वहीं पाते हैं हम लोग। जिस जगह आज 20 साल पहले जहाँ देख रहे थे, उसी जगह पे आज हम लोग देख रहे हैं बिहार को। हमारे पास कोई काम यहाँ पे नहीं है। आप देख लें फैक्ट्रियाँ जहाँ काम करते हैं, दूसरे राज्यों में फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ नहीं है, इसीलिए लोग यहाँ से पलायन करते हैं और जाते हैं। जाने से क्या हमारी इज़्ज़त नहीं जा रही है? हमारे लोगों को, हम लोगों को जब दूसरे शहर जाते हैं, तो किस कटाक्ष के साथ लोग देखते हैं? ये बहुत गलत हो रहा है। आज अगर बिहार के अंदर में ये इंडस्ट्रीज़ लगेगी और अगर हमारे गरीब भाई की तरफ ध्यान देंगे लोग, जो सरकार में बैठे लोग हैं, सारे नेता उसको बोलेंगे। आज ये नहीं कि आज जो सरकार चली है वो भी, इससे पहले भी सरकार चली हो, जो भी हो, इस तरफ एक बार भी ध्यान कर दें कि हाँ, गरीब मज़दूर जो लोग हैं, जो यहाँ से पलायन करते हैं, इतनी बड़ी तादाद, आज तक मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा रेशियो है जो बाहर जाके कमाते हैं और कमाने के बाद भी वो इस हालात में आज भी हैं कि अगर 1 महीना 2 महीने की लॉकडाउन होती है तो उनकी स्थिति ये है कि वो खाने के लिए भी आफत उनके ऊपर आ गई है, उनको आने जाने की अनुमति तक नहीं मिल रही है। सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ पेपर और टीवी पे देख रहा हूँ मैं डिबेट्स के अंदर में, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ज़ीरो है सारी चीज़ें, सारे दावे फेल हैं आज की तारीख में। सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको अगर आप सिर्फ 3 टाइम खाने के इंतज़ाम कर दें, उनको आप उनके घर तक पहुंचाने की कोशिश कर दें, बहुत आसान चीज़ है। अगर आप देखेंगे इलेक्शन से पहले, जब भी किसी राज्य में इलेक्शन होती है, इलेक्शन से पहले हर एक घर में वो वैसी चीज़ें पहुंच जाती है जो हम और आप अनुमान नहीं कर सकते हैं। हर घर में कोशिश करते हैं हमारे लोग पहुंच जाएं। आज वो कहाँ हैं? आज उन्हें चाहिए था कि आज उन गरीबों के पास पहुंचना और पहुंचकर मदद करना। बहुत अच्छी सिस्टम बनी हुई है हमारे यहाँ, इतने सारे लेवल्स पे लोग हैं। आज प्रधानमंत्री जी हैं, वो आ नहीं सकते हैं, हर घर में जा नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। हमारे मोदी जी को मैं नहीं कहता हूँ कि आप घर घर पहुँच जाएँ, हमारे वित्त मंत्री जी नहीं पहुँच सकते हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर नहीं पहुँच सकते हैं, बट एक लेवल देखा जाए, एक गाँव में वहाँ से शुरू करते हैं हम लोग कि वार्ड सदस्य होते हैं, वार्ड सदस्य हर गांव के होते हैं, उसके ऊपर चले जाएं तो मुखिया होते हैं, मुखिया के ऊपर में जिला परिषद हैं, इस तरह से लेवल बटी हुई है। वो विधायक से जुड़ते हैं, बीडीओ से जुड़ते हैं, उनके ऊपर सारी चीज़ें जाती है, राज्य सरकार है, फिर सेंट्रल है। सारी चेन्स में अगर इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता वर्क को, तो शायद हम लोग हर गाँव तक पहुँच अब तक हर व्यक्ति तक राशन मुहैया करा देते। सिर्फ 10 केजी चावल से उनकी घर नहीं चल जानी है, बेसिक समझे मेरे भाई। आप भी हैं, आज
अगर समझ लें कि अगर सरकार 10 केजी चावल और 5 केजी गेहूं दे देती है तो क्या उससे हमारा और आपका घर चल जाएगा? उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे उनको मसाले चाहिए, आलू चाहिए, तेल चाहिए, ये कहाँ से लाएंगे वो? और ये लॉकडाउन में जो रोज़ कमाने वाले लोग थे, जो 200-400 की मजदूरी करते हैं, वो लाते हैं और उसी को बनाकर खाते हैं, उनकी परवरिश वही चलती है उनके बच्चे की। आज की हालात क्या हो गई होगी? तो सरकार को कम से कम अपने पद से ऊपर उठकर अपनी सोच को बढ़ाना होगा, एक इंसानियत अपने अंदर जिंदा करनी होगी सभी लोगों को। सिर्फ सरकार की मैं नहीं कहूँगा, हम और आपके अंदर भी ये आनी चाहिए। वो लोग जो सक्षम हैं लोगों को मदद करने के लिए, उन लोगों को भी आगे आना चाहिए। और इस विकट परिस्थिति में कोरोना आज आई है बीमारी, ये उजागर हो गया कि हमारे देश कहाँ है। सिर्फ हम और अब आप जिस चीज़ पे बहस कर रहे हैं ना, वो चीज़ें हमारे देश को आगे नहीं बढ़ा सकती है। हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सभी घर गाँव में प्रोग्रेस होना चाहिए। अब प्रोग्रेस होने के लिए सबसे पहले क्या होगा? आज तो मैं देख रहा हूँ सर्वाइवल के लिए लोग मर रहे हैं, जीवित रहने के लिए मर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि जीवन के लिए लड़ने वाला इंसान वो प्रोग्रेस के बारे में क्या सोच सकता है? हिंदुस्तान यहाँ है आज, यहाँ सोचें। हम लोग बाकी चीज़ों को छोड़ दें। आज जो डिबेट्स चल रहे हैं टीवी के ऊपर, सबसे पहले उस डिबेट्स को मैं चाहता हूँ बंद कर दी जाए, क्योंकि वहाँ सिर्फ मैं देखता हूँ एक दूसरे के ऊपर लांछा करते हैं, एक दूसरे के ऊपर शिकायत मरी जाती है कि आपने क्या किया, मैंने ये किया, आपने ऐसे अच्छा नहीं किया, वो उसने किया। वो पेपर पे गिनती कराते हैं कि मैंने तो ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। भाई उससे कुछ नहीं हो रहा है। आप ग्राउंड पर देखें आकर, वहाँ ये बताएं आप कि जनता से पूछा जाए, हर क्षेत्र के विधायक से पूछा जाए, मुखिया से पूछा जाए कि तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे यहाँ के अगर पॉपुलेशन में जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उनकी स्थिति क्या है, उन तक राशन पहुँची या नहीं पहुँची है, उनके अगर भुखमरी हो रही है। अगर एक भी घर में ऐसा स्थिति हो जाएगा कि अगर भूख से कोई आदमी सुसाइड करता है, तो सबसे पहले एक कानून आनी चाहिए कि इस देश के अंदर अगर भूख से कोई फांसी लगाकर मरता है या सुसाइड करता है, तो उससे जिम्मेवार हर लोग जो उस पद पे हों, उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। इसलिए कि कहीं ना कहीं कारण वो हैं, उम्मीद उनसे जगती है। उम्मीद इतनी सारी पाल लेते हैं हम लोग। जब आपको वोट देने जाते हैं, आज भी वोट देकर हम लोगों ने ही बनाया है, हम सभी लोगों बनाते हैं। और बनाने के बाद क्या स्थिति आपने ला दी है कि आज उनको पूछने तक नहीं आ रहे हैं आप। आज वो अगर मरते हैं, उनकी देखा जाए स्थिति, आज कोरोना से मरने वाले के रेशियो आप देख लें, आज आंकड़ा देख लें। ठीक है, हमारे अंदर, बिहार के अंदर या इंडिया के अंदर में इम्यून सिस्टम अच्छी है, जो भी चीज़ें हैं बहुत जल्दी रिकवर करके बहुत सारे लोग आ रहे हैं, डेथ रेशियो कम है, ये बढ़े नहीं, बहुत बड़ी बात। लेकिन आज मैं बता दे रहा हूँ, कोरोना से ज़्यादा स्थिति जो मैं देख रहा हूँ, जो ग्राउंड लेवल पर जाकर देख रहा हूँ, कोरोना से कम मौतें होंगी, भूखमरी ज़्यादा हो जाएगी हिंदुस्तान के अंदर। इसे रोकना होगा हम लोगों को। अभी तक जो देखा गया है कि जो प्रावधान लाई थी सरकार ने कि मरीजों को है, बहुत सारे मरीज़ हैं, बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली या फिर प्रवासी मजदूर हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात कही गई थी। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो प्रवासी मजदूर उस टेक्नोलॉजी को अपना नहीं सकते, उनके पास एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, वो उस चीज़ से वंचित है। कहीं भी किसी तरह का इस तरह का काउंटर नहीं बनाया गया है जहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा की जाए, ऐसे स्टाफ नहीं बैठाया गया सरकार की तरफ से जहाँ मजदूरों को सहायता की जाए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में। इसके लिए सरकार चुप्पी साधी हुई है। कोई भी विपक्ष भी इसके ऊपर सवाल नहीं उठ रहा है, क्योंकि कोई भी विपक्ष का ये कहना है कि ये जो वक्त है ये इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये एक अच्छी पहल है, लेकिन कहने वाली बात ये भी है कि जो मजदूरों की जो परेशानी है, ना वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं, ना ही सरकार जो है किसी तरह का गाड़ी मुहैया करा रही है। ऐसे में वो भटक भटक के मर रहे हैं, और जो लोग रास्ते से कूद कर अपने परिवारों के साथ, उनके आधे की रास्ते में मौत हो जा रही है। इन सही बातों पर सर क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा, ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ये जो सिस्टम गवर्नमेंट की है, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने देखा है पेपर पे, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लाए हैं जो गरीबों को बहुत मदद पहुंचाएगी, छोटे छोटे व्यापारियों को बहुत अच्छी मदद पहुंचाएगी। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूं, आज और अभी, अभी हमारे यहाँ खाने के लिए अगर नहीं है, अभी हमारे यहाँ खाने के लिए नहीं है, मैं भूखे पेट सोऊंगा और आप मुझे एक सप्ताह बाद की दावत देंगे, ये कहाँ से सही है? ये सिस्टम, जो लोग वहाँ खड़े हैं ना रोड पे, आज आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ये सारी चीज़ों को छोड़ दें, आज एक रैली कर लें। मैं ये बोलता हूँ हर शहर में एक रैली करके दिखाएं, नाश्ते के साथ, बस में, ट्रेन में, हर एक प्रयास कर लेंगे वो कि उस रैली में वही गरीब आकर भीड़ लगाएं और उनके लिए जिंदाबाद के नारे लगाएं। आज कहाँ गई वो बसें? आज कहाँ गई वो नाश्ते के डब्बे? क्या आज आप नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं।
लेकिन आपकी इच्छा नहीं है करने की। और जो सिस्टम ला रहे हैं, ये सिस्टम आज उनको बेनिफिट नहीं कर रहा है। हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अभी किसानों को, गरीबों को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, हम भाइयों को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज़ चाहिए, उनको सुरक्षित, जहाँ भी फंसे हैं उन्हें सुरक्षित उनके घर पहुँचा दें और उनके जीवित रहने का उपाय कर दें। पहली चीज़ ये है कि उनके यहाँ राशन पहुँचा दें। दूसरी ये सिस्टम है कि उनके ऊपर मेडिकल जो इक्विपमेंट्स है, जो हमारी बैकअप टीम है, जो डॉक्टर्स हैं, इनको और बेटर तरीके से सपोर्ट आप करें ताकि उनकी सेहतमंद रहें। वो ये करने की ज़रूरत है मेरे भाई। देखा जा रहा है सर कि जिस तरीके से जो मजदूर जो है अपने घर लौटना चाहते हैं, उनकी एक ही इच्छा है कि अगर मेरी मौत भी हो तो मेरे घर पे हो, लेकिन रास्ते में ना हो। ये सर बहुत बड़ा बात हुआ है। आपने जिस तरह से सरकार पे उंगली उठाई है कि हर राजनीतिक पार्टी जो है ये रैलियों में पैसा दे दे के बसों से लाती है जनता को, और पैसे से लेकर नाश्ते से लेकर हर चीज़ मुहैया कराती है। लेकिन आज का जो दौर जा रहा है, पहला बार इस देश ने इस तरह की बीमारियों को देखा है और अभी भी इसका कोई इलाज नहीं आ पाया। लेकिन जो इस बीच में मजदूर जो हैं हर तरह से पिसा रहे हैं, उन्होंने जनता जो है सरकार को चुन करके वोट दिला करके अपना सरोकार बनाए। और नीतीश कुमार काफ़ी दावे करते हैं, मैंने देश के लिए ये किया, मैंने देश अपनी जनता के लिए ये किया, लेकिन धरातल पर सर अभी कुछ नहीं किया जा रहा है। विपक्ष भी चुप्पी साधी हुई है। छोटे छोटे समाज सेवियों के द्वारा, जैसे आप हैं और भी ऐसे कई लोग हैं, उनके द्वारा मुहैया कराया जाए राशन, लेकिन उस मुहैया राशन से सर क्या पूरे राज्य को सर भलीपूर्ण किया जा सकता है क्या? सर हम कोशिश कर रहे हैं हमारी पहुंच लिमिटेड है। हम जहां तक कोशिश होगी वहां तक पहुंचकर, या हमारे भाई लोग जो सपोर्टिव हैं, जो लोग गरीब के बारे में सोच रहे हैं, जिनके अंदर दर्द है, जो देख रहे हैं और वो घर से बाहर निकल के कर रहे हैं। आज लॉकडाउन में बीमारी सबके लिए है सर। आप देख रहे होंगे लॉकडाउन 1 से मैं हमेशा बाहर रहा हूँ, मेरी भी फैमिली है, मेरे भी बच्चे हैं, लेकिन मैं एक ही चीज़ सोचता हूँ, आज सुरक्षित रहकर ये सेवा की जा सकती है। सरकार के दावे हों, विपक्ष के दावे हों, मैं उन पे कोई कटाक्ष नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा, बस इतनी सी बात कहूँगा, समय घूम कर आती है। एक समय ऐसा होता है जब आपको ज़रूरत उनकी थी तो वो आपके लिए जान देने के लिए खड़े हो जाते हैं, हर चीज़ से वो लगे होते हैं आपके साथ। आज उन मज़दूरों को, उन गरीबों को आपकी ज़रूरत है तो आप कहाँ हैं? अपने आप को ये महसूस कर लें, घर में बैठकर आज सोच लें कि आप क्या कर रहे हैं। आज आपकी जब चुनाव के समय आते हैं, आज भी हम लोगों ने चुना है सरकार को, बहुत खुश हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ें आपने की है, बहुत बढ़िया बढ़िया काम किया, मैं सैल्यूट करता हूँ आपके सारे डिसीजंस को। गुड, आपकी सोच हो सकता है आज मुझे नहीं दिख रही होगी, कल ये फ्रूटफुल हो, बट आज ये सिचुएशन जो है इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि आपकी कोई भी ऐसी भी एक्शंस जो हैं वो डायरेक्टली जाकर हमारे गरीब भाइयों के लिए फ्रूटफुल है। आप बहुत अच्छे हैं, सारे लोग अच्छे हैं, मैं पक्ष विपक्ष जितने भी लोग हैं, मुझे किसी तरह की कोई टिप्पणी ऐसी नहीं करनी है, बट मुझे ये फील हो रहा है कि आज उन लोगों के लिए डायरेक्टली आप कुछ भी ऐसा मुहैया नहीं करा रहे हैं। आपके दावे जो हैं आज के करने के, आप चुप क्यों हैं? आप बोलिए, सामने आइए, आपके ऊपर इतने सारे बातें हो रही है, आप सामने आकर बोलिए कि हाँ आपने क्या किया। आज मेडिकल को लेकर बिहार सबसे पीछे है, क्या हो गया है? आज अभी तक जिस जगह मैं बैठा हूँ, आज लॉकडाउन 4.0 चल रहा है, इस एरिया में स्क्रीनिंग नहीं हुई है। इस एरिया में एक भी बंदा ये पूछने नहीं आया है कि इस इलाके के अंदर में किसी की तबीयत खराब है या इस तरह की कोई बात है। सर मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा कि बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने काफ़ी दावे किए ट्वीट के माध्यम से कि सर्वे की तरह जो स्क्रीनिंग की जा रही है, इतने लाखों लोगों में पीपी किट यहाँ भेजा गया है, और यहाँ जो डॉक्टर है सर वो कोई याद और तरह की बातें करते हैं। तो ये झूठा जो सर दावा किया जा रहा है, विपक्ष भी इस पर सर सवालें उठा रही है। आने वाले चुनाव का समय नज़दीक है, चुनाव में इन सभी बातों के मुद्दे पे ही सर सरकार लड़ेगी, और फिर मजदूर जो है उनके बातों में, लुभावने वादों में आके फंस जाएंगे। तो सर इस तरह की सरकार जो है आने वाले समय में कब तक बनती रहेगी? कब सर युवा बन के सामने आएंगे और इस सरकार की नीतियों को समझेंगे? देखिए होता क्या है कि वो गरीब मजदूर जो हैं, वो एंड्रॉयड आज उस लेवल तक नहीं है जहाँ हम लोग आप हैं, इस दुनिया को नहीं देख रहे हैं। उनके पास हमारे बीच के 10-20 लोग हैं जो चीज़ों को पहुंचाते हैं कि हाँ सरकार ने ये किया वो किया, लेकिन इस बार मैं बता दे रहा हूँ, वो सारे लोगों के पास डायरेक्ट जो पहुंचनी चाहिए थी, जो मदद होनी चाहिए थी, वो हुई नहीं है। इसीलिए वो अभी भी देखेंगे आप तो रोड पे हैं, हर दिन की न्यूज़ दिखा रही है कि वो रोड पे हैं, पैदल चल रहे हैं। क्या गाड़ियाँ नहीं हैं? या आप जो बोलेंगे मेडिकल इक्विपमेंट्स के बारे में जो दावे किए जा रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जिस एरिया में आप हैं, आपकी स्क्रीनिंग हो गई है? सर अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का तो ये दावा है कि मैंने बहुत सारी स्क्रीनिंग करवाई है और पीपी किट जो है बिहार में इतना है कि वो सरकार उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रही। इस तरह के लगातार वो ट्वीट के माध्यम से कर रहे हैं और विपक्ष इस पर शांत बैठा हुआ है। सर इस पर सर आम जनता के नाते सर आप क्या कहेंगे? आम जनता के नाते मैं यही कहूँगा कि कुछ भी नहीं करना था, उतनी अगर उन्होंने जांच कर ली है
बिहार के अंदर में, उस एरिया को ओपन कर देना चाहिए था उन्हें। अगर आपने जांच कर ली, कोई पेशेंट कोरोना का नहीं मिला, किसी को पॉजिटिव नहीं मिली है, और या जिनको पॉजिटिव मिली है उनको आपने ले आकर शेल्टर में रख दिया है, तो फिर आप क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं? आप ये फिगर क्यों नहीं सामने ला रहे हैं? वो डिस्ट्रिक्ट को सामने क्यों नहीं कर रहे हैं? सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है इनके आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं। या क्वारंटाइन सेंटर का भी जो दृश्य आ रहा है सामने लगातार, जो है सिर्फ चावल के साथ नमक दिया जा रहा है, यही दृश्य आपने सामने आ रहा है। मीडिया को जाने में पाबंदी लगा दी है क्वारंटाइन सेंटर में। इसकी सर क्या मुख्य वजह बताते हैं आप? देखिए, एक्चुअल में ये है कि क्वारंटाइन सेंटर नहीं वो बच गया है अब। लोग वहाँ, आप किसी भी सेंटर की जाकर देखेंगे तो हालात बहुत ख़राब है। वहाँ खाने के लिए भी परेशान हैं लोग, उनके पास सही खाना नहीं जा रहा, ट्रीटमेंट तो बहुत दूर की बात है। क्वारंटाइन किया जा रहा है स्कूलों के अंदर में। आप जाकर देखें वहाँ की स्थिति, वहाँ की बेडिंग्स देख लें, वहाँ रहने की सुविधा, हर तरह के लोग को वहाँ आपने रख दिया है। ये जो एक सिस्टम चल रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बताने के लिए चल रहा है। ग्राउंड लेवल पे मीडिया को क्यों बंद कर दिया है? क्योंकि वो देखेंगे जब, तो उनकी पूरी की पूरी पोटली खुल जाएगी कि क्या हो रही है स्थिति। इस वजह से ये सारी चीज़ें हिडन में की जा रही है, और सरकार, मुझे नहीं लग रहा है कि वो किस लेवल तक जाकर क्या करना चाह रही है। मैं अभी भी उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। अभी भी बहुत समय बाकी है चीज़ों को सुधारने का, संभलने का और करने का। लोग वेट कर रहे हैं आपका। आज से ही आप शुरू हो जाएं, आज से ही सारी गलतियां माफ़। अगर किसी ने बोला है गलत, वो भी माफ़। लेकिन आज से आप उन लोगों को देखें जो रास्ते में फंसे लोग हैं, उनको सही तरीके से घर पहुंचा दें। जिन लोगों को राशन की, अनाज की ज़रूरत है, उन तक अनाज पहुंचा दें। जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर में लोग हैं, उन सभी लोगों को आप सही तरीके से ट्रीटमेंट करें, उनके खाने का सही व्यवस्था करें। जो हमारे प्रशासन है रोड पे, उनकी ध्यान रखें कि वो ड्यूटी कर रहे हैं। उनके ऊपर पूरी तरह से ध्यान दें कि वो उनके मेडिकल इक्विपमेंट्स, या उनकी बीमारी हो रही है, या जिस भी तरह की जो सहायता आप पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएं। जो मेडिकल टीम है, जिनको सुरक्षित नहीं है, आज बहुत सारे केसेस आ रहे हैं मेडिकल टीम्स की, प्रशासनिक टीम की, कि वो लोग पॉजिटिव होते जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है भाई? कहीं ना कहीं हमारी तरफ से कमी है। सरकार ने जो भी चीज़ें दी है सेफ्टी के लिए, वो चीज़ काम नहीं करी, या तो उचित नहीं पहुंची है वहाँ पे मात्रा। मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ, आंकड़ा हमारे पास नहीं है, मैं उतना जानकार नहीं हूँ। लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही है, उस चीज़ों से देख रहे हैं आप लोग के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या पेपर के माध्यम से जो आ रही है, वो उचित वहाँ पहुँची नहीं, इसीलिए ये हाल हो गया है। सर हमारा एक सवाल है कि जिस तरीके से मजदूर जो हैं गलत तरीके से बिहार में एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि सरकार उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है, इस गलत एंट्री की वजह से जो रेट बढ़ा है आपका संक्रमण का, वो सर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। शुरुआती लॉकडाउन के समय में, लॉकडाउन 1 के समय में बिहार में कुल जो केसेस थे वो 66 थे। अभी जो है सर वो 1100 के ऊपर केसेज बढ़ चुके हैं, और सिर्फ प्रवासी मजदूर के लिए। दूसरी बात हमारी ये सर सवाल है कि जो प्रवासी मजदूर बिहार आ चुके हैं, वो अन्य राज्यों में अब दोबारा जाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो यहाँ बिहार में वैसे उनके लिए सुविधा भी नहीं है, ना ही कोई कारखाने, ना कुछ, तो उनके लिए तो सर फिर लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी भुखमरी की स्थिति आ जाएगी। उसके लिए फिर जनता चुनाव के लिए चुनावी वादे करेंगे, और उसके बाद वादे के बाद फिर नई सरकार आएगी, नए तरीके से ढोंग रचा जाएगा, लुहावने वादे किए आ जाएंगे, और फिर इसी तरीके से सर बिहार की रणनीति जो है काम करती रहेगी। इसको लेकर सर जनता को सर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी चीज़ें चल रही थी। जो लॉकडाउन हुआ उसमें भी बहुत बढ़िया था, लोग अपने घर में थे, बहुत मेंटेन किया लोगों ने। लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो शायद लोगों को नहीं दिख रहा है, लोग उस पर नहीं बोल रहे हैं। ये सारी मिक्सअप हुई सबसे पहले शराब जो ओपन हुआ वहाँ से। ये एक मिस्टेक है। ठीक है, आपका रेवेन्यू नहीं आ रहा था, सरकार को दिक्कतें हो रही थी, इसका मतलब ये नहीं था कि इस हालात में आप शराब बंद, जो लॉकडाउन के अंदर में जो शराब की दुकानें खोली, ये सारे मिक्सअप हो गए। सेकंड, जो मज़दूर बैठे थे घर के अंदर में, वो जब रोड पे आए, भीड़ लगने लगी सारी जगहों पे, वो जब वापस लौटने की आई, तो एक्चुअल जो ये कोरोना जो फैला है, इन्हीं सब कारणों से फैला है। उनकी मजबूरी थी निकलना। देखिए, एक तो अब शराब खोल दी, शराब की दुकानें खोले, वहाँ भीड़ आपने भी देखी है कितनी हो गई। उसमें पता नहीं चला कितने लोग एक दूसरे पे सटकर चढ़कर, कोई सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हुई, उसके अंदर फैलने की कोशिश हुई। सेकंड हुई, जो मज़दूर हैं, वो मज़दूर जब अपने घर से बाहर निकले, उससे भी संक्रमण बढ़ा है। अब वो लोग जिस भी स्टेट में जाएंगे, जिस जिला में जा रहे हैं, वो लेकर आ रहे हैं अपने साथ। ये रेशियो तो बढ़नी थी, और बढ़ने में सबसे बड़ा कारण ये था कि अगर वो लोग वहाँ जब थे तो उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराएगी। वो वेट कर रहे थे कि जो भी सरकारें उस जगह की हैं, जो भी लोग मदद के लिए थे, वो लोग
एप्रोप्रिएट वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, उन लोगों को वो सुविधाएं नहीं दी कि वो घर में रह सकें। उनकी जब बहुत ज़्यादा बेचैनियाँ बढ़ गई तब वो अपने गांव की तरफ भागे, और गांव की तरफ जब आ रहे हैं तो यहाँ की आज दी जा रही है कि हम लौट कर नहीं जाएंगे। वो सही कर रहे हैं, कोई नहीं चाहता है मेरे भाई, जीवन व्यतीत करने जाना पड़ता है, पैसे कमाएंगे तो ही हम ही मेहनत करेंगे, और मेहनत करके जब कुछ अर्जित करेंगे तो ही हमारी परिवार चलेगी। आज अगर ये सारी सुविधाएं हमारे बिहार में अगर होगी, क्यों हम जाएंगे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता? किसी को पसंद नहीं है जाना, लेकिन आज हमारे यहाँ है क्या? एक्चुअल आप देख लें कि सबसे बड़ी समस्या आज बिहार के अंदर होने जा रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये मज़दूर ये अगर दूसरे स्टेट नहीं जाएंगे तो आज के तारीख में जो लोग फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, यहाँ वो फैक्ट्रियाँ नहीं है जिसके अंदर उनको काम करने की मिलेगा। वो प्राइवेट सेक्टर में उतनी जॉब्स नहीं है यहाँ पे जितना जॉब्स की रिक्वायरमेंट है जो वहाँ जाकर काम कर रहे थे। यहाँ क्या होगा, फिर एक दूसरे को मारेंगे, खींचतीर पैदा होगी, नौकरियाँ कम है, अर्निंग की सोर्सेस कम है, इससे लोग अपनी जीवन जब व्यतीत कर नहीं पाएंगे अच्छे से, भूखमरी की नौबत आएगी तो ये हिलाकर रख देंगे पूरी सरकार को। ये वादे इनके इस बार नहीं चलने हैं, इनको इस बार करना होगा। ये जो वादे होते हैं ना इलेक्शन के टाइम में, इस बार वादे नहीं होने देंगे ये भाई लोग, क्योंकि ये दर्द जो झेल कर आए हैं ये कोरोना की बीमारी से नहीं बल्कि उससे ज़्यादा ये जो सफ़र उन्होंने तय किया है, ये जो हालात उन्होंने देखी है और जो लाठियाँ खाई उन्होंने आने में, भाई इंसान की तरह ट्रीट करो यार, जानवर की तरह ट्रीट मत करो। हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, अभी वो समय नहीं है, अभी वो समय नहीं है कि तुम अपनी गद्दी के ऊपर सोचो, अपने नौकरी के बारे में सोचो और अपने पोस्ट के बारे में सोचो। अभी एक इंसान की तरह सोचो और उन सभी लोगों के लिए वो कदम बढ़ाओ जो इंसानियत में सबसे ऊंची लिखी जाएगी। जब ये कोरोना ख़त्म होगा ना, जब ये हिस्ट्री बनेगी 10-20 साल, 25 साल, 30 साल बाद, जब लोगों को, दूसरे लोगों को बताएंगे ऐसी बीमारी आई थी, उस समय याद रखना कि लोग तुम्हारे नाम के आगे एक अच्छी वाक्य बोलें कि इन्होंने ये काम किया था। हर व्यक्ति के लिए है, ऐसा ना हो कि लोग गालियां निकालने लगे उस समय कि हम मज़दूरों को, हम जो गरीब लोगों थे उनको भूखे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। यही हो रहा है आज। काफ़ी खूब का समय देने के लिए धन्यवाद। हम आपको बता दें कि जिस तरह से ये युवक जो है एक समाजसेवी के रूप में काम कर रहे हैं, सरकार की नीतियों को और खामियों को इन्होंने बताया है और इन्हीं बेबाक जुबान के चलते जनता इनको पसंद करने लगी है और अब जनता के बीच में ये जनता की आवाज़ बन के उठे हैं और सरकार को आईना दिखलाने का काम कर रहे हैं। हालांकि कई मुद्दों पर इनसे हमने बात की, प्रवासी मजदूरों को लेकर के काफ़ी चिंता जता रहे हैं ये, और ये इन्होंने ये भी बताया कि एक व्यक्ति, जिस तरह से मैं आज 8,000 परिवारों को खाना पहुंचाया हूं, अगर एक एक व्यक्ति जो है 10-10 लोगों को भी खाना पहुंचाने का मुहैया कराता है तो हमारी जो जनता है वो भूखे नहीं सोएगी। अभी जो हालात है हमारे बिहार का वो काफ़ी दर्दनाक है, क्योंकि बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो शुरू से ही लचर है। हाल में भी अभी चुनाव का समय आने वाला है और नीतीश कुमार जो है अभी पूरी तरह से मौन है। अन्य राज्यों की तरह, अन्य मुख्यमंत्रियों की तरह ये कहीं भी आगे फ्रंट फुट पे आगे काम नहीं कर रहे हैं। इनकी चुप्पी जो है काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है बिहार के लिए। वहीं दूसरी तरफ डबल इंजन की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री जो है मंगल पांडे, उनका ये तमाम जो दावा आता है कि ट्वीट पे, उन्हें ट्विटर अकाउंट पे अपना ये बताया है कि पीपी जो किट है बिहार में पर्याप्त मात्रा में है और स्क्रीनिंग कराई जा रही है। जिस तरीके से स्क्रीनिंग की व्यवस्था कराई जा रही है, ऐसा धरातल पे तो कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि मोहम्मद खालिद अजीम के द्वारा जो सराहनीय काम किया जा रहा है, पूरी देश और पूरा राज्य इनको सलाम कर रहा है और आज के डेट में किसी भी व्यक्ति को ये खुलेआम बताते हैं कि अगर किसी भी तरह की परेशानी हो वो स्वयं आकर इनसे मदद की बारे में बताएं और ये उनके दरवाजे पे पहुंच कर मदद कर रहे हैं। सलाम करता है ऐसा देश हमारा, ऐसे नौजवान को और ऐसे कई नौजवान को आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि आगे आने वाले समय में नेक्स्ट जनरेशन जो है ऐसे युवकों की ही पहचान है। अगर राजनीति में भी ऐसे युवक जो है अगर आ जाए तो काफ़ी आगे हमारा देश जा सकता है। और नीतीश कुमार जो है इस तरीके से जो दावे करते हैं और हर बार चुनाव से पहले जिस तरीके से लुभावने वादे करके वो जनता को भ्रमित करते हैं, अगर ऐसे युवा आगे बढ़ेंगे तो देश को वो गुमराह नहीं कर पाएंगे। फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं रितेश मत को, न्यूज़ भारत पटना।